बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ हुसैन, आपका केमिस्ट्री टीचर, और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। और चैप्टर नंबर 5 अल्हम्दुलिल्लाह हमने वाइंड अप कर लिया था और उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से उसको देखेंगे तो उसके बाद जो है ना चैप्टर 6 आपको समझने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आज के चैप्टर में हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें लर्निंग आउटकम्स क्या है, यानी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, कौन कौन सी बातें उनको समझ आ जाएंगी और वो किस काबिल हो जाएंगे। तो जिसको एज रूटीन में हम लोग कहते हैं SLOs, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। अब इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम में हमने बुनियादी तौर पर जो बातें डिस्कस करनी है वो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करनी है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल को देखना है। उसके साथ हमने ये देखना है कि किसी भी रिएक्शन में जो उसकी फिजिकल स्टेट है, यानी उसकी जो कंडीशन है, अगर हम उसको चेंज करेंगे या उसको इफेक्ट करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक हो गया। साथ हमने ये देखना है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज रिवर्स हो सकता है तो क्या कोई फिजिकल चेंज भी रिवर्स हो सकता है या नहीं, ये हमने देखना है। उसके साथ हमने देखना है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, और फाइनली हमने देखना है कि रिएक्शन के ऊपर कौन कौन सी चीजें असरअंदाज होती है। क्लियर हो गई बात? तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रिया, तो सवाल यह है कि इक्विलिब्रिया है क्या। ठीक, तो इक्विलिब्रिया की डेफिनेशन देखें। इक्विलिब्रिया इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो जाता है वक्त के साथ, ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज हम यूं कह लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक लीटर ऑयल है, ठीक हो गया, और 1 लीटर आपके पास जो है ना वाटर है। ठीक, हालांकि आपको पता ही है दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, लेकिन मैं जस्ट आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास 1 लीटर वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म में ऑब्वियसली, और 1 लीटर ऑयल है वो भी लिक्विड है। अब अगर आप इन दोनों को मिला के कुछ बनाना चाह रहे हैं, बेशक कोई काम की चीज ना बने, बस बात को समझेगा। तो लेट सपोज अगर मैं आधा लीटर ऑयल और आधा लीटर वाटर वहां से निकाल के किसी तीसरे बर्तन में डालूंगा, तो देखिए पहले तो आप ये समझे टोटल 2 लीटर थे मेरे पास, 1 लीटर वाटर 1 लीटर ऑयल, उसमें से मैंने आधा लीटर निकाल के एक और बर्तन में डाला। तो जिस बर्तन में उन दोनों को मिक्स किया गया है ना, वहां पे वो है एक प्रोडक्ट। उसमें क्या है? आधा लीटर पानी आधा लीटर ऑयल दोनों मिला के 1 लीटर, और इधर पीछे कितना बचा? 1 लीटर वाटर 1 लीटर ऑयल था, उधर भी आधा बचा, तो इधर भी 1 लीटर इधर भी 1 लीटर। अब एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है जिसमें रिएक्टेंट जितना है उतनी ही अमाउंट में प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। ऐसी कंडीशन जो अगर हमारे पास बनती है तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रिया, यानी बैलेंसिंग। इक्विलिब्रिया का सादा जो मतलब होता है बैलेंस, ठीक, सेम। अब हमने क्या करना है? इक्विलिब्रियम में मैंने 2 बातें बताई, एक मैंने रिएक्टेंट का जिक्र किया, एक मैंने प्रोडक्ट का जिक्र किया। तो समझना यह होगा कि भाई रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट को कहते हैं बेटा, मैं यहां पे डेफिनेशन भी लिख देता हूं, द substances which take part in chemical reaction। वो चीज जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले, या वो चीजें जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले, उन चीजों को हम नाम देते हैं किसका? रिएक्टेंट्स का। और याद रखिएगा रिएक्टेंट एक नहीं हो सकता, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा होंगे। तो प्रोडक्ट क्या है? द सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यू टू दी
combination of रिएक्टेंट्स। अब जो चीजें रिएक्शन में हिस्सा ले वो तो रिएक्टेंट्स के मिलने पे जो कुछ बनेगा वो प्रोडक्ट। समझ आ रही है? एग्जांपल देखिए, ये है मेरे पास H2 हाइड्रोजन, और ये है आपको पता है गैस, और ये है मेरे पास I2 आयोडीन। ठीक हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक हो गया, और अगर मैं इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा दूं तो मेरे पास बनेगा HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक हो गया, ये है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये दोनों क्या है? हाइड्रोजन और आयोडीन, ये दोनों मेरे पास है रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और वो जो नई चीज बनी है ना, ये है प्रोडक्ट। अब इक्विलिब्रियम को दोबारा से सुनिएगा। ऐसी कंडीशन, ऐसी स्टेट जिसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाए अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के, उस चीज को हम नाम देते हैं किसका? इक्विलिब्रियम का। और इसी चीज को ज़हन में रखते हुए हम डिस्कस करेंगे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। डेफिनेशन आपको लिख देता हूं। दी टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन नॉट बी converted into reactants। अगर कोई ऐसा केमिकल चेंज आता है या केमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में कोई प्रोडक्ट बनती है, और उस प्रोडक्ट को अगर हम वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना कर सके तो उसको नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए, रिवर्स कहते हैं वापस आना, IR शुरू में लगा तो इसका उलट हो गया, अपोजिट हो गया। इरिवर्सिबल, जो वापस ना आ सके। क्या वापस ना आ सके? वंस रिएक्टेंट मिला, प्रोडक्ट बनी, प्रोडक्ट अगर वापस रिएक्टेंट में आना पॉसिबल ना हो तो उसे कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। मिसाल के तौर पर आप एक कागज को आग लगा दें। अब कागज का जलना एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंज है, जिसको हमने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा था, कंबस्शन। अब वो जो राख का ढेर बन गया ना, मिट्टी का एक ढेर सा बन गया, अब आप उसको वापस कागज में किसी भी तौर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसे केमिकल चेंज को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसको कैसे शो करते हैं? हम लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय सिंगल एरो। ये एरो जहां कहीं आपको नजर आए ना, तो इस एरो का मतलब ये है कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, जिसमें प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होने। अब एग्जांपल देखें, ये है सोडियम क्लोराइड और ये है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, तो जब उन्हें आपस में कंबाइन होंगे तो ये बनेगा सिल्वर क्लोराइड और ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट। अब यहां पर गौर से देखिएगा बेटा, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट आपस में रिएक्ट किया, ये दोनों मेरे पास क्या है? रिएक्टेंट्स, और ये दोनों मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट्स। अब अगर मैं इस रिएक्शन को, इन दोनों को दोबारा जोड़ के फिर से ये दोनों हासिल करना चाहूं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स नहीं हो सकता। इसमें जो चेंज आएगा वो परमानेंट चेंज होगा, ये टेम्पोरेरी चेंज नहीं है। यही वजह है इस रिएक्शन का मैंने नाम क्या रखा है? इरिवर्सिबल रिएक्शन, a reaction in which product cannot be converted into reactants, जिसमें प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट हरगिज नहीं किया जा सकता। तो फिर रिवर्सिबल क्या है? देखिए, a type of reaction in which the product
कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट्स। अब देखिए ऊपर वाली डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो नीचे वाली डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगी। इरिवर्सिबल में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर रिवर्सिबल में क्या होगा? रिवर्स एबल, वापस आने के काबिल होना। रिवर्स जैसा अक्सर सुना होगा आपने कि गाड़ी को रिवर्स में लाओ, अब गाड़ी जैसे गई होगी वैसी ही वापस आएगी, इसको कहते हैं रिवर्स में आना। जहां से गई है वहीं पे वापस आएगी। तो रिएक्टेंट मिला, प्रोडक्ट बनी, और अगर उस प्रोडक्ट को दोबारा कंबाइन करने पे फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो तो उसे कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसे शो करते हैं मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। ये देखिए बेटा, ये ऐसे और ऐसे। अब इसका क्या मतलब है? ये जो रिएक्शन होगी इसमें राइट एरो कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन को और नीचे वाला एरो कहता है रिवर्स रिएक्शन को। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना फॉरवर्ड, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना रिवर्स। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के, एक फॉरवर्ड लेफ्ट टू राइट, एक रिवर्स राइट टू लेफ्ट। देखिए आपके शब्द में देखूं तो लेफ्ट टू राइट जाना फॉरवर्ड, राइट से लेफ्ट की तरफ आना रिवर्स कहलाते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को गौर से देखिएगा, लेकिन एग्जांपल से पहले बेटे आपने 2-3 बातें बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है। नंबर 1, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जरूरी है कि वो कंटेनर, वो बर्तन ओपन ना हो, बंद हो। मिसाल के तौर पर देखें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है नाइट्रोजन और ये मेरे पास है 3 मोल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 मोल और 1 मोल नाइट्रोजन, ये आपस में कंबाइन होकर मेरे पास क्या बन रहा है? 2 मोल अमोनिया। फॉर एग्जांपल मैं इसको यूं कहता हूं कि जी ये मेरे पास एक बीकर है या एक बर्तन है, जिसको आप कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं केमिस्ट्री में। अब मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिए नाइट्रोजन और साथ में इसमें ऐड कर दिए क्या चीज? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 मेरे पास मोल है, नाइट्रोजन 1 है। अब जब मैंने इसको कंबाइन कर दिए ना तो मेरे पास एक नई चीज बन गई, अमोनिया। अब इस बर्तन के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब अगर मैं इस बर्तन को हीट अप करना शुरू कर दूं, इसको गर्म कर दूं नीचे से, तो फिर क्या होगा? ये टूट जाएगा, अमोनिया स्प्लिट होगा। अमोनिया स्प्लिट होके वापस से मुझे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हासिल होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये बर्तन तो ओपन है, तो फिर इसमें से हाइड्रोजन उड़ जाएगी, क्योंकि गैस है, हाइड्रोजन उड़ जाएंगे तो मुझे वापस से ये दोनों चीजें हासिल नहीं होंगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस बर्तन के ऊपर एक स्टॉपर लगाना पड़ेगा ताकि ये बर्तन का मुंह यहां से बंद रहे। ऐसे मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, और अब मैं इसमें जो भी कुछ करूंगा वो इस डब्बे के अंदर, इस जार के अंदर बंद रहेगा। अब क्या होगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया, फॉरवर्ड रिएक्शन, अमोनिया को हीट अप किया तो फिर वापस से कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। और एक टाइम ऐसा आएगा आपको उसी एक बर्तन के अंदर तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। कौन सी तीनों चीजें? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। क्योंकि अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन होकर वापस से बन रहे अमोनिया में। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। रिएक्टेंट कन्वर्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कन्वर्ट रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ये सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि इस बर्तन में से चीजें न बाहर को जा रही है न चीजें बर्तन में आ रही है। फॉलो कर रहे? अच्छा, अगली बात, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए चाहिए 400 डिग्री टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए और साथ एक कैटलिस्ट चाहिए जिसका नाम है आयरन। तो 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 atm और नंबर 3 कैटलिस्ट आयरन का इस्तेमाल होना जरूरी है। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, जो रिएक्शन यहां पे मैंने आपको समझाया है सेम उसी तरह का रिएक्शन अगला हमारे पास होगा। करेंगे क्या, यहां पे भी देखिए। सबसे पहले मैं इसे कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मैं कहता हूं कि जी कैल्शियम कार्बोनेट है। अब मैं इस बीकर को हीट अप करूंगा ना, तो फिर क्या होगा, दो चीजें बनेंगी, एक कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ बनेगी कार्बन डाई ऑक्साइड। अब ये है गैस। अब अगर मैं इस बर्तन को ओपन रखूंगा तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी, पीछे कैल्शियम ऑक्साइड, तो फिर रिएक्शन कंप्लीट। प्रॉब्लम ये है, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे रिएक्शन को कंप्लीट होने नहीं देना, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, इरिवर्सिबल कंप्लीट होता है हमेशा। ठीक, देखिए फिर मैं क्या करूंगा, इसको भी बंद कर दूंगा ऊपर से, इसको मैंने बंद कर दिए। अब जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करूंगा तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और जब इसको दोबारा से कंबाइन करूंगा तो मुझे फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बल्कि यहाँ पे हाईलाइट करवा देता हूँ ताकि आप लोग ज़हन में रखिएगा। नंबर 1, reversible reaction never goes to completion. The system of a reversible reaction shall be closed. एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन कभी खत्म नहीं होता, ये चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। बट इंपॉर्टेंट क्या है, जिस बर्तन में, जिस सिस्टम में ये प्रोसेस हो रहा है वो बंद हो। अगर वो ओपन होगा तो कुछ रिएक्टेंट उड़ जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट उड़ जाएंगे, तो पीछे वापस आपको वो रिएक्शन हासिल नहीं होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से। देखिए, फिजिकल चेंज में आल्सो बी रिवर्स्ड। अब ये जो दोनों रिएक्शन है ये है केमिकल चेंज। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर आप किसी फिजिकल चेंज को भी वापस लाना चाहें तो हो सकता है। फिजिकल चेंज क्या है, कलर, स्मेल, टेस्ट, टेक्सचर, ये सब फिजिकल चेंज है ना। किसी का कलर, किसी का टेस्ट, किसी की स्मेल, ये सब के सब फिजिकल चेंज है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो उसे रिवर्स किया जा सकता है। भाई साबित करना पड़ेगा, करके देख लेते। सबसे पहले देखिए, ये है, इसका नाम है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ये पूरा एक है, इसका नाम है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, यानी एक ऐसा कॉपर सल्फेट जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हो। इस वाटर मॉलिक्यूल को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस वाटर मॉलिक्यूल को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ना ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जैसे ये मार्कर है ना, इस तरह का ब्लू कलर के ना क्रिस्टल्स होते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अगर मैं इसको किसी तरह से हीट अप करूं ना, इसको थोड़ा सा गर्म करूं ना, तो इसमें से पानी उड़ जाएगा, इसमें मौजूद पानी उड़ जाएगा। तो जब पानी उड़ेगा तो इसका जो ब्लू कलर है ना, ये बुनियादी तौर पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, ब्लू से हो जाएगा व्हाइट। फॉलो की, ब्लू कलर का एनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जब इसको मैं हीट अप करूंगा पानी इसमें से उड़ जाएगा और कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू से हो जाएगा व्हाइट। लेकिन अगर मैं उसी एनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को, ये देखिए एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जिसके अंदर वाटर नहीं है,
अब इसका कलर है व्हाइट। अगर मैं इसको किसी ऐसी जगह रखूं जहां नमी हो, किसी ऐसी जगह रखूं जहां पे नमी हो, तो क्या होगा, वो कॉपर सल्फेट फिर से वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना रंग बदलेगा, व्हाइट से फिर ब्लू हो जाएगा। फॉलो कर रहे हैं? सो वाटर वाला कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, वाटर के खत्म होने पे व्हाइट कलर का, फिर वाटर मिलने पे ब्लू कलर, फिर वाटर के खत्म होने पे व्हाइट कलर। तो ये ब्लू से व्हाइट, व्हाइट से ब्लू, ये फिजिकल चेंज है और ये रिवर्स हो रहा है। फॉलो कर रहे हैं? ये रिवर्स हो रहा है और ऐसा चलता रहेगा। आखिरी एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देखिए ये मेरे पास है कोबाल्ट क्लोराइड, साथ साथ आपकी बुक में भी है, मेरा नाम भी लिखा हुआ है, एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड। ऐसा कोबाल्ट क्लोराइड जिसके अंदर वाटर बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए ऐसा कोबाल्ट क्लोराइड नामी कंपाउंड जिसके अंदर वाटर बिल्कुल भी नहीं है और इसका कलर क्या है, ब्लू है। ठीक है, एक कोबाल्ट क्लोराइड नामी कंपाउंड है जो ब्लू कलर का है, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं, नमी नहीं है। जैसे ही ये थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे ही इसके अंदर थोड़ा सा पानी आ जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और कौन सा आ जाएगा, पर्पल। वाटर के आने पे इसका कलर हो जाएगा पर्पल। पहले था ब्लू, इसको पानी मिला, नमी मिली, इसका कलर हो गया ब्लू। अब फिर क्या, सॉरी पर्पल। फिर क्या होगा, अगर इसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो इसका कलर आएगा पर्पल, लेकिन अगर आप इसमें मजीद इसको नमी प्रोवाइड करोगे, मजीद पानी इसको मिलेगा, तो 4 मजीद वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके तो फिर कन्वर्ट हो जाएगा इसका कलर पिंक में। अब इस बात को आप कैसे समझेंगे, देखें, विदाउट वाटर इसका कलर ब्लू, 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होने पे इसका कलर पर्पल, और मजीद 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होने पे इसका कलर हो जाएगा पिंक। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पानी इसमें से कम करते जाओगे तो पर्पल से पिंक हो जाएगा, पिंक से ब्लू होगा, पानी ऐड करते जाओगे तो ब्लू से पर्पल, पर्पल से पिंक, ये सिलसिला मुसलसल चलता रहेगा। इसी को हम कहते हैं फिजिकल चेंज में आल्सो बी रिवर्सिबल। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।